हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पे कुछ सब्जेक्ट्स के मैराथन सेशन चल रहे हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का मैराथन सेशन हमने कंप्लीट कर लिया, उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों की डिमांड थी मेडुअल हिस्ट्री पे मैराथन सेशन की, ठीक है। तो हम लेकर के आए हैं जिसमें हमने एक पार्ट का वीडियो चैनल पर डाल चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर के जरूर देखें, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। तो अभी तक हमने मेडुअल हिस्ट्री में क्या देखा, देखो एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कहाँ हुई, जहाँ पे हर्षवर्धन का एम्पायर जो था वो खत्म हो गया, हर्षवर्धन रूल खत्म हो गया। अब क्या हुआ, इंडिया छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई। नॉर्थ में कुछ अलग ही सीन चल रहा था, वहीं साउथ में अलग ही चल रहा था। हर्षवर्धन के डिक्लेनेशन के बाद नॉर्थ इंडिया में अलग ही सीन था और साउथ इंडिया में दूसरा सीन था। नॉर्थ में क्या हो रहा था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल था। क्या था, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, मतलब कि एक जगह, किस जगह के लिए, कन्नौज के लिए 3 अंपायर्स के बीच में लगातार लड़ाइयाँ चल रही थी। कन्नौज प्लेस के लिए 3 अंपायर्स के बीच में लगातार लड़ाइयाँ चल रही थी। किसके किसके में, पालाज जो कि कहाँ से रूल कर रहे थे, ईस्टर्न इंडिया से। वहीं वेस्टर्न इंडिया से कौन थे, गुर्जर प्रतिहाराज, गुर्जर प्रतिहाराज, और डेक्कन से राष्ट्रकूटास, ठीक है, राष्ट्रकूटास। तो इन तीनों में लगातार लड़ाइयाँ चली थी कन्नौज को लेकर के। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर कन्नौज को लेकर के ही क्यों। तो उस टाइम पे कन्नौज एक इंपॉर्टेंट सेंटर हो गया था, ट्रेडिंग सेंटर भी था, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी, मतलब हर तरफ से कन्नौज एक इंपॉर्टेंट प्लेस था। इस वजह से कन्नौज को लेकर के लड़ाई हो रही थी। नॉर्थ में ये था, ठीक है। साउथ में क्या हो रहा था, चोला एम्पायर का रूल चल रहा था, ठीक है। साउथ में क्या था, चोला एम्पायर का रूल चल रहा था, ठीक। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, अरब्स का इन्वेजन नॉर्थ में धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अरब जब इन्वेड किए भारत में, तो ये जो डायनेस्टीज थी, छोटी छोटी एम्पायर्स थी, डायनेस्टीज थी नॉर्थ इंडिया में, उन सबको धीरे धीरे करके क्या किए, हराते गए और नॉर्थ में अपना रूल स्टार्ट किए, जिसको हम क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 मेन डायनेस्टीज थी। कौन कौन सी, सबसे पहले कौन आती है, स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, ठीक है। अब लोधी डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा इनकेपेबल थे, ठीक, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनकेपेबल थे। ये अपने राज्य को अच्छे से चला नहीं पा रहे थे, अपने एम्पायर को आगे लेकर के नहीं जा पा रहे थे। तो हुआ क्या, बाबर आया, बाबर ने अटैक किया और वहाँ से दिल्ली सल्तनत को ख़त्म करके मुगल एम्पायर स्टार्ट किया, ठीक है। लोधी डायनेस्टी के जो एम्पायर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक थे, इनकेपेबल थे। तो बाबर धीरे धीरे करके एंट्री किया और लोधी डायनेस्टी को ख़त्म, मतलब लोधी डायनेस्टी के एम्पायर को डिफीट किया, यहाँ से दिल्ली सल्तनत का ख़त्म किया और यहाँ से मुगल एम्पायर भारत में शुरू हो गया, ठीक है। अब देखो इससे पहले क्या है, दिल्ली सल्तनत जब ये स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और नियर अबाउट तुगलक, तो इस टाइम पे तो समझो ये इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में रूल करते थे। बट सैयद और लोधी के टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे पार्ट्स अलग अलग हो गए, ठीक है, बहुत सारे रीजनल किंगडम्स अलग अलग हो गए। तो हम पहले उन्हें देखेंगे, क्या देखेंगे, रीजनल किंगडम्स को देखेंगे। मुगल से पहले हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे, क्या क्या। पहला तो जब दिल्ली सल्तनत में कुछ, जैसे कि स्लेव, खिलजी, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे इंडिया एक बड़े रूल, मतलब एक बड़े पार्ट में ये लोग रूल कर रहे थे। बट इनके बाद क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे जो रीजनल किंगडम्स थे वो अलग हो गए, तो उनका सीन हम देखेंगे कि क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद साउथ में दिल्ली सल्तनत साउथ में बहुत कम ही रूल किया था। तो उस टाइम पे साउथ में क्या हो रहा था, विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम, ये दोनों क्या कर रहे थे, इमर्ज कर रहे थे। तो हम इन दोनों किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमें क्या क्या पढ़ना है ये देख लो। रीजनल किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, सैयद लोधी के टाइम का, ठीक है। फिर वहीं साउथ में क्या हो रहा था, विजयनगर और बहमानी किंगडम जो फ्लोरिश कर रही थी उसको पढ़ेंगे, विजयनगर और बहमानी। और क्या पढ़ेंगे हम, भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसी दौरान क्या हुआ था, भक्ति मूवमेंट हुआ था, भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे। और लास्ट हम मुगल पढ़ेंगे और यहाँ से हमारा मेडुअल हिस्ट्री का सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी कुछ टॉपिक्स बचा है, आई विल ट्राई कि इस वीडियो में हम खत्म कर दें। और अगर इस वीडियो में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट पार्ट जो आएगी वीडियो की, उसमें मतलब तीनों वीडियो को आप कंपाइल कर लेंगे तो पूरा मेडुअल हिस्ट्री का जो है सेशन कंप्लीट हो जाएगा और ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होगा। इसका नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आई वुड सजेस्ट ज्वाइन करें, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि मेडुअल इंडिया में रीजनल किंगडम्स का क्या सीन था। सबसे पहले कौन आता है, असम में अहोम्स जो थे, ठीक है। ये अहोम्स कौन थे, मैंगोलिथ्स ट्राइब थे। कहाँ से, बुर्मा। अभी प्रेजेंट डे जो म्यांमार एरिया है वहाँ से ये अहोम्स हुआ करते थे, ठीक। ये कौन थे ये जरूर ध्यान रखिएगा, मैंगोलिथ्स ट्राइब, ठीक है। Who had succeeded in establishing a powerful kingdom in 13th century and had become Hindus in course of time। देखो ये अपना एक पावरफुल किंगडम सेटअप कर लिए थे। अहोम्स जो थे असम एरिया में अपना पावरफुल किंगडम सेटअप कर लिए थे।
कब किए थे? 13th सेंचुरी में। पहले तो ये हिंदू नहीं थे, बट धीरे धीरे करके जैसे टाइम बीतता गया ये हिंदुज़म को फॉलो करने लगे। ठीक है। असम को जो असम नेम भी मिला है वो किससे मिला है? इन्हीं अहोम्स से मिला है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा पूछता है कि असम को असम नेम दिया कौन, कैसे मिला, तो अहोम्स के द्वारा ही मिला। ठीक है। दे सप्रेस द ओल्ड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ भूयांस। अब देखो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे भूयांस का मतलब क्या होगा, यहाँ मेंशन है ना लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो ऐसे पूछता है कि भूयांस का मतलब मेडुअल टाइम में क्या होता था, तो लैंडलॉर्ड्स। ठीक, तो अहोम्स जो थे, असम के जो अहोम्स थे, उन्होंने लैंडलॉर्ड के द्वारा जो पहले पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया था उसको खत्म कर दिया। पहले लैंडलॉर्ड्स बनाते थे ना सिस्टम वगैरह, पॉलिटिकल सिस्टम, तो जो लैंडलॉर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम बनाए थे उनको अहोम्स ने खत्म कर दिया। ठीक है। होम स्टेट वॉज डिपेंड ऑन फोर्स्ड लेबर कॉल्ड पाइक्स। अब देखो ऐसे भी पूछ सकता है, अब इसमें दो वर्ड आप लोग को मिल गया ना, एक तो भूयांस, भूयांस का मतलब लैंडलॉर्ड्स, दूसरा पैक्स, पैक्स का मतलब जो फोर्स्ड लेबर हुआ करते थे। ठीक है, तो होम स्टेट किस पर डिपेंड थी? फोर्स्ड लेबर पर डिपेंड हुआ करती थी। अब देखो होता क्या था, जैसे मान लो ये है पूरा आसाम, बहुत सारी इसमें विलेज है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम जैसे मान लो फर्स्ट मंथ इस विलेज से एक पर्टिकुलर जो पैक्स थे, फोर्स लेबर थे, वो जाते थे, किस लिए? पूरे स्टेट को सर्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मंथ इस विलेज से जाया करते थे, उसके बाद इस विलेज से, तो मतलब रोटेशन के थ्रू हर विलेज से टाइम टू टाइम पैक्स जाया करते थे, किस लिए? स्टेट को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अहोम जो थे, अहोम किंगडम वो किस पे डिपेंड था? फोर्स लेबर पे डिपेंड था। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन। अभी जैसे मैंने बताया, ऑलमोस्ट ऑल द मेल एडल्ट सर्व इन द किंग्स आर्मी ड्यूरिंग वॉर। देखो जितने भी मेल मेंबर, जो फैमिली के मेल मेंबर हुआ करते थे, सब ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स वॉर में किंग की आर्मी को हेल्प करते थे। ठीक है, बुरानजीसी द हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ अहोम्स। देखो ये भी एक वर्ड आप लोग को मिल गया। बुरानजीसी का मतलब क्या होता है? अहोम्स का जो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है। ठीक है, ओरिजिनली अहोम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड, बट बाई 17th century they adopted Hinduism, but they did not left their tribal culture fully. अभी जैसा कि पहले हमने डिस्कस कर लिया है कि ओरिजिनली क्या था, अहोम अपने ट्राइबल गॉड को वर्शिप करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया वो क्या किए? हिंदुज़म को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन हिंदुज़म को अडॉप्ट करना मतलब ये नहीं कि वो जो अपना पूजा, अपना ट्राइबल कल्चर था उसको छोड़ दिए थे, वो उसको भी फॉलो करते थे और हिंदुज़म को भी फॉलो करते थे। ठीक है, अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू खेल और क्लैन। अहोम सोसाइटी किस में डिवाइडेड थी? खेल और क्लैन। तो आई होप ये जो असम के अहोम्स थे वो समझ में आया होगा आप लोग को। मंगोलियत ट्राइब थे, बर्मा से थे, टाइम टू टाइम मतलब पहले तो ये हिंदू नहीं थे, बट धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम जैसे मतलब टाइम चेंज होता गया ये हिंदुज़म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, पैक्स पे डिपेंड थे। कैसे डिपेंड थे मैंने बता दिया। भूयांस का मतलब क्या होता है? लैंडलॉर्ड्स। तो भूयांस जो पहले पॉलिटिकल सिस्टम बनाते थे उनको ये लोग खत्म कर दिए। ठीक, बुरानजीसी का मतलब क्या होता है ये भी हमने बता दिया। अहोम सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, अहोम सोसाइटी पार्ट्स में डिवाइडेड थी, खेल और क्लैन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गोंड्स। देखो गोंड्स कहाँ पे रहते थे, मतलब कहाँ पे रूल करते थे? गोंडवाना रेंज जो है। ठीक है, गोंड लिव्ड इन वास्ट फॉरेस्ट लैंड मेंशन्ड एज गोंडवाना। अकबरनामा मेंशन गोंड किंगडम इन गार कटंगा। अब देखो ऐसा पूछ सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट देखो नाम से क्लियर हो रहा है गोंड किंगडम है, तो गोंडवाना एरिया में ये रूल किया करते थे। अब ये पूछ सकता है कि गोंड किंगडम के बारे में हमें कहाँ जानने को मिलता है, कहाँ से जानने को मिलता है? तो अकबरनामा से जानने को मिलता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, गोंड किंगडम के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है? अकबरनामा से जानने को मिलता है। किंगडम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, जैसे कि गर, चौरसी और बहुत। जैसे मान लो ये हो गया किंगडम। ठीक है, ये पार्ट्स में डिवाइडेड, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे? गर। फिर गर भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे? चौरसी। ठीक है, चौरसी भी पार्ट्स में डिवाइडेड, तो इस पार्ट को क्या कहेंगे? बहुत। ठीक, तो गोंड्स तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ करते थे, गर, चौरसी और बहुत। अब जो दुर्गावती, क्वीन दुर्गावती हैं, वो कहाँ से बिलोंग करती थी? इसी गोंड डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ठीक है, छोटा सा था नाम से, गोंड गोंडवाना एरिया में रूल करते थे। कहाँ से इनके बारे में पता चला? अकबरनामा से। किंगडम तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था, गर, चौरसी, बहुत। जो रानी दुर्गावती, क्वीन दुर्गावती के बारे में आप लोग बहुत सुने होंगे, तो वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? इसी गोंड डायनेस्टी से ये बिलोंग करती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं उड़ीसा। देखो उड़ीसा में कौन रूल करता था? गजपति डायनेस्टी। देखते हैं, गजपति डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई कपिलेंद्र देव इन 1435 सेंचुरी आफ्टर द फॉल ऑफ लास्ट ईस्टर्न गंगा किंग भानुदेव फोर्थ। देखो उड़ीसा वाला जो एरिया है वहाँ पे पहले कौन रूल करता था? ईस्टर्न गंगाज रूल करते थे। ठीक है, देखो
ये वाला जो एरिया है उड़ीसा वाला, यहाँ पे पहले कौन था, ईस्टर्न गंगाज रूल किया करते थे, ईस्टर्न गंगा। तो जो भानुदेव फोर्थ थे ये क्या थे, ईस्टर्न गंगा किंग थे। इनको हरा करके कपिलेंद्र देव ने यहाँ से ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी को ख़त्म किया और यहाँ से गजपति डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। कौन सी डायनेस्टी, गजपति डायनेस्टी। ठीक है, गजपति नाम से क्लियर हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, आर्मी ऑफ एलिफेंट्स। नरसिंह देव ऑफ दिस डायनेस्टी कॉन्स्ट्रक्टेड कोणार्क टेम्पल। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। कोणार्क टेम्पल कौन बनवाया था, ये पूछ सकता है, तो नरसिंह देव। नरसिंह देव किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, गजपति डायनेस्टी से। गजपति डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंड किया गया था, कपिलेंद्र देव द्वारा। ठीक है। इन द मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी CE देयर वॉज राइज ऑफ गजपति रूलर्स, दे रूल्ड उड़ीसा अंटिल द एंड ऑफ लोधी पीरियड। अब गजपति रूलर्स एक लंबे टाइम तक उड़ीसा में रूल किए थे। ठीक है, जब तक लोधी पीरियड चला, ख़त्म नहीं हो गया, तब तक गजपति रूलर्स उड़ीसा में रूल किए थे। ठीक, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये हमने बता दिया। आई होप ये भी आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मेवाड़। मेवाड़ और उदयपुर किंगडम वॉज ओरिजिनली कॉल्ड मेधपत। मेवाड़ को क्या कहा जाता था पहले, मेधपत, बट टाइम टू टाइम जैसे टाइम बदलता गया मेधपत किस में कन्वर्ट हो गया, मेवाड़ में कन्वर्ट हो गया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो पहले लोग महाराजा का टाइटल यूज़ करते थे ना, महाराजा, बट ये जो मेवाड़ के किंगडम थे ये महाराणा का टाइटल इस्तेमाल करना शुरू किए, महाराणा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ से पहले लोग महाराजा टाइटल का इस्तेमाल करते थे, बट जो मेवाड़ किंगडम के लोग थे, किंग्स थे, वो महाराजा की जगह महाराणा का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, वही यहाँ पे मेंशन्ड है। देखो, द रूलर ऑफ मेवाड़ यूज द टाइटल महाराणा इंस्टेड ऑफ टाइटल महाराजा। ठीक है, राणा कुंभा वॉज द मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस रूलर। तो मेवाड़ किंगडम के मोस्ट फेमस रूलर कौन थे, राणा कुंभा जी। ठीक है, इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, जैसे कि संगीत प्रिया, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया, कामराज, रतिसारा। ये सारी किताबें किसके द्वारा लिखी गई थी, राणा कुंभा द्वारा। ठीक है, कुंभा इरेक्टेड अ विक्ट्री टावर, कीर्ति स्तंभ एट चित्तौर, अ मार्क ऑफ विक्ट्री ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट। जो राणा कुंभा जी थे उन्होंने विक्ट्री टावर भी बनवाया था, जिसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं। कहाँ पे, चित्तौर में। क्यों बनवाए थे, अपनी विक्ट्री को दिखाने के लिए, समझो एक ये मार्क था। ठीक है, he also consolidated fortification of Chittor and constructed a road running through its 7 door. He was acclaimed as संगीत सिरिमोनई। इनको क्या कहा जाता था, संगीत सिरिमोनई भी कहा जाता था। ये बहुत सारे इंडियन म्यूजिक, इन्हें बहुत सारा इंडियन म्यूजिक टाइटल भी मिला था, जैसे संगीत राज, और ये बहुत सारे म्यूज़िक पर भी काम किए थे। देखो, ये जो राणा कुंभा जी हैं ये राइटिंग पे बहुत काम किए थे, बहुत सारी चीज़ें ये लिखे थे। एक मिनट, बहुत सारी किताबें वगैरह लिखे थे। पहले तो कुछ स्टोरी बुक्स तो ये लिखे ही थे, जैसे ये है ना, संगीत प्रिया, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया, कामराज, रतिसारा, ये सारी चीज़ें तो ये लिखे ही थे। साथ ही साथ बहुत सारे म्यूजिक वर्क्स भी लिखे थे, जैसे कि संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सूत्र प्रबंध। ठीक है, और इन्हें इसीलिए इंडियन म्यूजिक टाइटल भी दिया गया था संगीत राज, और संगीत सिरमोनई नाम से भी जाना जाता था। मेवाड़ जो रीजनल किंगडम था उसके बारे में भी हमने देख लिया। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कश्मीर। रजत रंगिनी एक किताब है जो कि कश्मीर की हिस्ट्री बताती है। किसके द्वारा लिखी गई थी, कल्हना द्वारा। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, रजत रंगिनी किसके द्वारा लिखी गई थी, कल्हना द्वारा। इसमें क्या बताया जाता है, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। इट इज़ स्टेटेड दैट वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्मली अ लेक। इसमें जो ये रजत रंगिनी है, इसमें क्या कहा गया है, वैली ऑफ कश्मीर को लेक की तरह कहा गया है। जैनुल अबुद्दीन वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कश्मीर। जो रजत रंगिनी किताब है उसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, जो जैनुल अबुद्दीन थे वो कश्मीर के ग्रेटेस्ट रूलर कहे जाते थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज बुड शाह। इन्हें बुड शाह नाम से भी जाना जाता था। बुड शाह का मतलब ग्रेट सुल्तान। और अकबर ऑफ कश्मीर, तो ऐसा पूछ सकता है यूपीएससी में कि अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता था, तो जैनुल अबुद्दीन। या बुड शाह किसे कहा जाता था, जैनुल अबुद्दीन को कहा जाता था। ठीक है, ही कंट्रीब्यूटेड टू द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड कैनल्स एंड इनिशिएटेड द मेंटेनेंस ऑफ एग्रीकल्चर रिकॉर्ड। देखो, जैनुल अबुद्दीन का एक मेन कंट्रीब्यूशन रहा है कश्मीर में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से लेकर के। ये बहुत सारे डैम्स बनाए थे, कैनाल्स बनाए थे, किस लिए, जिससे कि एग्रीकल्चर में हेल्प हो सके। ठीक, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, कश्मीर के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में जैनुल अबुद्दीन का एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, ये क्या बनवाए थे, जैना लंका भी बनवाए थे। द आर्टिफिशियल आइलैंड ऑन वुलर लेक। वुलर लेक पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड जिसका नाम इन्होंने क्या दिया था, जैना लंका। तो पूछ सकते हैं ना कि जैना लंका किसने बनवाया था,
जैनुलाब्दीन, ये कहाँ पे है? वुलर लेक का एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, ठीक है। मैनी संस्कृत वर्क लाइक रजत रंगिनी, महाभारत वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शिया अंडर हिम। देखो, जैनुलाब्दीन के अंडर में बहुत सारे संस्कृत वर्क, जैसे कि अभी रजत रंगिनी किताब है ही, महाभारत, ये सब पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था, ठीक है। इन 1586 CE अकबर कॉन्कर्ड कश्मीर एंड मेड इट अ पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। देखो, 1586 में, 1586 में क्या हुआ? अकबर के टाइम में अकबर कश्मीर की तरफ भी बढ़ा और कश्मीर को जीत करके मुगल एम्पायर का पार्ट बना लिया, ठीक है। शर्की ऑफ जौनपुरी, ये भी एक रीजनल किंगडम है, इसके बारे में देख लेते हैं, छोटा ही है। मलिक सरवर लेड द फाउंडेशन ऑफ सर्की डायनेस्टी। सर्की डायनेस्टी फाउंडर कौन रहे? मलिक सरवर। मलिक मोहम्मद जैसी, द राइटर ऑफ पद्मावत, वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ जौनपुर, इवॉल्व अ डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चर दैट इज नोन एज शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। जौनपुर वॉज ऑल्सो नोन एज सिराज ऑफ इंडिया। जौनपुर को और क्या कहा जाता है? भारत का सिराज नाम से भी जाना जाता था, तो ये याद रखिएगा, सिराज ऑफ इंडिया नाम से और किसे जाना जाता था? जौनपुर को, ठीक है। मोस्ट नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ शर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन जौनपुर आर अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद एंड जामा मस्जिद। तो सर्की ऑफ जौनपुरी, यहाँ टाइटल से क्लियर हो रहा है, जौनपुर में ये रूल करते थे। फाउंडर कौन थे? मलिक सवर, ठीक है। सर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद, जामा मस्जिद, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ हमने जितने भी रीजनल किंगडम्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन से थे? ये देखो, असम के अहोम्स, गोंड्स जो कि गोंडवाना एरिया में रूल करते थे। उड़ीसा में कौन करता था? गजपति रूलर। मेवाड़ किंगडम और कश्मीर, कश्मीर के बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है? रजत रंगिनी। और लास्ट क्या है? जौनपुर की शर्की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? विजयनगर एम्पायर। जैसा कि हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया है सारी चीज़ें, तो अब हमें क्या क्या देखना है? विजयनगर एम्पायर को डिस्कस करना है, फिर बहामानी किंगडम, बहामानी किंगडम, फिर भक्ति मूवमेंट, और लास्टली क्या? मुगल एम्पायर, ठीक है। तो चलिए हम विजयनगर एम्पायर को शुरू करते हैं। आप देखो, अभी तक क्या हुआ था? वारंगल वाला जो एरिया था वहाँ पे कौन रूल करता था? ककटिया रूलर रूल किया करते थे वारंगल एरिया में, मतलब कि कर्नाटका। यहाँ पे कौन रूल करता था? ककटियाज रूल करते थे, ठीक है। ककटियाज को ही सर्व करते थे दो भाई, कौन थे? हरिहर एंड बुक्का। ये किसको सर्व करते थे? ककटिया रूलर को ही सर्व करते थे। बट ककटिया रूलर क्या हुआ? धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगा। वहाँ उसमें जो रूलर्स थे वो इनकेपेबल थे, तो हरिहर और बुक्का ने क्या किया? उन्हें डिफीट करके अपना एक क्या स्टार्ट कर दिया? अपने एक सिटी का स्टैब्लिशमेंट कर दिया, जिसको क्या नाम दिया? विजयनगर। विजयनगर, इसीलिए हरिहर एंड बुक्का को विजयनगर एम्पायर का फाउंडर भी माना जाता है। 1336 में हरिहर और बुक्का ककटिया रूलर्स, जिनको ये पहले सर्व किया करते थे, उनको क्या किए? उनको हराया वराया नहीं, वो एकदम वीक हो ही गए थे, तो अपना इंडिपेंडेंस वहाँ डिक्लेयर कर लिए और एक न्यू सिटी का फाउंडेशन किए। कहाँ पे? तुंगभद्रा रिवर पे, जिसका नाम दे दिए क्या? विजयनगर, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे देखते हैं। इट वॉज फाउंड इन 1336 बाई हरिहर एंड बुक्का, जैसा कि हमने देख ही लिया। ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? संगमा डायनेस्टी। विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज थी, जैसे दिल्ली सल्तनत में 5 थी ना, वैसे विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज थी, सलुआ, तलुआ और बाकी आगे हम देखेंगे। बट ये जो हरिहर और बुक्का जिन्होंने विजयनगर एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? संगमा डायनेस्टी से, ठीक है। They later proclaimed their independence and founded a new city on the south bank of river Tungabhadra, named it Vijayanagar, city of victory, ठीक है। अर्ली विजयनगर रूलर वर फॉलोअर ऑफ शैविज्म। पहले जब विजयनगर का फाउंडेशन हुआ तो रूलर्स क्या थे? शैविज्म फॉलो करते थे, ठीक है। और उनके फैमिली गॉड कौन हुआ करते थे? विरूपक्षा, ठीक। बट धीरे धीरे टाइम बीतता गया, टाइम के इन्फ्लुएंस में आकर के ये शैविज्म से वैष्णविज्म की तरफ स्विच ऑन हो गए। बट इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी की पूजा नहीं होती थी, शिव जी की वर्शिप अभी भी कॉन्टिन्यूड थी। तो अर्ली विजयनगर एम्पायर रूलर शैविज्म को फॉलो करते थे, विरूपक्षा इनके फैमिली गॉड हुआ करते थे। बट धीरे धीरे करके टाइम चेंज होता गया, टाइम के इन्फ्लुएंस में आकर के शैविज्म से वैष्णविज्म की तरफ कन्वर्ट हो गए। बट ऐसा नहीं था कि ये शिव जी की पूजा छोड़ दिए थे, शिव जी की पूजा, शिव जी को वर्शिप अभी भी ये लोग किया करते थे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम में आए दिन लड़ाई हुआ करती थी, किस लिए? रायचूर द्वाब। ये फर्टाइल एरिया था, कृष्णा और तुंगभद्रा रीजन के बीच का फर्टाइल एरिया था, यहाँ पे समझो, ठीक है। रायचूर द्वाब, तो इसको ले करके कहाँ कहाँ पे? विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। कभी विजयनगर एम्पायर उसको क्लेम करती थी और कभी बहमानी किंगडम रायचूर द्वाब पे अपना क्लेम करती थी, इसीलिए दोनों में हमेशा लड़ाई होती थी, ठीक है।
इन द साउथ इट्स मेन राइवल वर सुल्तान ऑफ मदुरई। साउथ में इनकी लड़ाई मोस्टली किससे होती थी? मदुरई के सुल्तान से, जो कि यहाँ पे थे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर यहाँ पे था, तो साउथ में इनकी लड़ाई किससे होती थी? मदुरई ऑफ सुल्तान से। ड्यूरिंग द रेन ऑफ राम राया कंबाइंड फोर्सेज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा एंड बीदर डिफीटेड हिम एट द बैटल ऑफ तलाई कोटा इन 1565 विच मार्क्ड एट द एंड ऑफ विजयनगर एम्पायर। देखो हुआ क्या, 1565 में कौन था? राम राया थे। विजयनगर एम्पायर में राम राया रूल कर रहे थे, ठीक है। तो 4 कंबाइंड फोर्सेस, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर, चारों मिल करके राम राया को बैटल ऑफ तलाई कोटा में हरा दिया और यहाँ से विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर के लास्ट रूलर कौन रहे? श्रीरंगा थर्ड। विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन और एंड पूरा हमने इसी पेज पे डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फाउंडर कौन थे? हरिहर बुक्का। लास्ट रूलर कौन थे? श्रीरंगा थर्ड। रामराया के टाइम पे ही 4 कंबाइंड फोर्सेस, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर, चारों मिल करके क्या किए? बैटल स्टार्ट किए, जिसको बैटल ऑफ तलाई कोटा का नाम दिया गया, और इसमें क्या किया गया? विजयनगर एम्पायर को डिफीट कर दिया गया और यहाँ से विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब चलिए हम पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लेते हैं विजयनगर एम्पायर का। जैसा कि पीछे हमने बताया कि विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज थी। कौन कौन सी? संगमा, सलुआ, तलुआ और अराविदु। अब एक एक करके देखते हैं। संगमा पहली डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की, जिससे कौन थे? हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का, ठीक है। यही लोग विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन भी किए थे, ठीक है। सलुआ डायनेस्टी के फाउंडर कौन रहे? नरसिम्हा, ठीक है। तो सलुआ डायनेस्टी के फाउंडर आप लोग जरूर याद रखिएगा, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। तलुआ डायनेस्टी देखते हैं। देखो इससे इतना डिटेल में यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तलुआ डायनेस्टी देखते हैं, इसके फाउंडर कौन रहे? वीर नरसिम्हा। ये थर्ड डायनेस्टी थी, विजयनगर एम्पायर की थर्ड डायनेस्टी थी। पहली कौन रही? संगमा, जिसके फाउंडर हरिहर बुक्का, और यही लोग विजयनगर एम्पायर को भी फाउंड किए थे। दूसरा सलुआ, इनके फाउंडर नरसिम्ह। तीसरा तलुआ, जिसके फाउंडर वीर नरसिम्ह। और चौथा अराविदु, जिसके फाउंडर तिरुमाला। और ये फोर्थ और लास्ट हिंदू डायनेस्टी रही जो कि साउथ इंडिया में रूल की थी, ठीक है। अराविदु लास्ट और फोर्थ हिंदू डायनेस्टी रही। फोर्थ किसकी? विजयनगर एम्पायर की फोर्थ हिंदू डायनेस्टी रही जो कि साउथ इंडिया में रूल की थी। तो आई होप विजयनगर एम्पायर का पॉलिटिकल हिस्ट्री भी आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं विजयनगर एम्पायर के, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले देवराया सेकेंड। विजयनगर एम्पायर में आपको किंग्स को ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, किंग्स में फाउंडर वगैरह को ही देखना होगा, और यही 2 किंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन? देवराया सेकंड। इन्हें और किस नाम से जाना जाता था? प्रौधदेव राया, प्रौधदेव राया, ठीक है। ये संगमा डायनेस्टी के मोस्ट फेमस किंग थे। इन्हें टाइटल क्या मिला था? एलिफेंट हंटर का। और दक्षिण पथादा चक्रवर्ती, दक्षिण पतादा चक्रवर्ती का टाइटल मिला था। तो कौन सा टाइटल किसको मिला था ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्या किए थे? विजयनगर एम्पायर को एक्सटेंड किए थे गुलबर्ग से श्रीलंका तक और तेलंगाना से केरला तक, ठीक है। उनके कमांडर कौन थे? लखाना दान देशा, ठीक। तो इतना ही देवराया सेकंड के बारे में पढ़ना था। इन्हें जो है इंपॉर्टेंट रूलर रहे संगमा डायनेस्टी के, इनको कौन कौन सा टाइटल मिला ये देखना था। और ये विजयनगर एम्पायर को कहाँ से एक्सटेंड किया? गुलबर्ग से श्रीलंका तक और तेलंगाना से केरला तक, ठीक है। नेक्स्ट कौन इंपॉर्टेंट है? कृष्णदेव राया। मोस्ट फेमस किंग वॉज द विजयनगर एम्पायर फ्रॉम तलुआ डायनेस्टी। तो कृष्णदेव राया किससे बिलोंग करते थे? तलुआ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे अभी ऊपर हमने देखा देवराया सेकंड, जिसको प्रौधदेव राया कहते थे, ये किस डायनेस्टी से थे? ये संगमा डायनेस्टी से थे, ये संगमा डायनेस्टी से थे। वहीं कृष्णदेव राया तलुआ डायनेस्टी से थे, ठीक है। इन्हें और क्या कहा जाता था? आंध्र भोज नाम से भी जाना जाता था। वेक्ड वॉर अगेंस्ट बहमानी किंगडम एंड केप्ट देम अंडर चेक। ये बहमानी किंगडम के अगेंस्ट क्या किए थे? वॉर को छिड़े थे और उनको मतलब हरा भी दिए थे, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। लिबरेटेड मोहम्मद शाह एंड अज्यूम्ड द टाइटल यवन राज प्रत्यस्थ पंचर्य, ठीक है। ये मोहम्मद शाह को लिबरेट किए थे और टाइटल यहाँ से इनको क्या मिल गया था? यवन राज प्रत्यस्थ पंचर्य, ठीक है। यवन राज प्रत्यस्थ पांचार्य का टाइटल मिला था। ऑथर ऑफ मनुचरितम वॉज द ग्रेटेस्ट एमंग अष्टदिग्गज। देखो कृष्णदेव राया के टाइम पे क्या था? 8 मेंबर्स का ग्रुप होता था जिसको क्या कहते थे? अष्टदिग्गज। तो ये याद रखिएगा, पूछ सकता है अष्टदिग्गज किसके टाइम पे हुआ करते थे, किसके कोर्ट में? तो कृष्णदेव राया के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? एक ऑथर थे, मनुचरितम के ऑथर ग्रेटेस्ट माने जाते थे अष्टदिग्गज में। 8 लोग थे, इसमें सबसे मेन कौन माना जाता था? ऑथर ऑफ मनुचरितम, ठीक है। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू रिवर कावेरी इन द साउथ, अरेबियन से इन द वेस्ट टू बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। तो कहाँ से कहाँ तक?
नॉर्थ में कृष्णा तक, साउथ में रिवर कावेरी तक, वेस्ट में अरेबियन सी तक और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल तक इनके टाइम पे क्या था, विजयनगर एम्पायर था। इनका पोर्तुगीज से अच्छा रिलेशन था, पॉजिटिव रिलेशन था। कृष्णदेवराय के टाइम पे ही पोर्तुगीज आए भी थे भारत में, ठीक। ही ऑथर अमुक्त माल्यदा तेलुगु वर्क ऑन पॉलिटी। तो पूछ सकता है ना कि अमुक्त माल्यदा क्या है, ये पॉलिटी पे एक तेलुगु वर्क है, किसके द्वारा लिखी गई थी, कृष्णदेवराय के द्वारा। और ये क्या लिखे थे, जम्बावती कल्याणम, ये एक संस्कृत ड्रामा था। तो जम्बावती कल्याणम और अमुक्त माल्यदा किसके द्वारा लिखा गया था, कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। कृष्णदेवराय एक ग्रेट बिल्डर भी थे, ये लिखते भी थे, बिल्डर भी थे, मतलब कि हर तरफ से पॉजिटिव पर्सन थे ये, ठीक है। इन्होंने हजारा रामा टेम्पल बनवाया था और विट्ठल स्वामी टेम्पल। अब तो ये ध्यान रखिएगा कि हजारा रामा टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल किसने बनवाया था, कृष्णदेवराय ने बनवाया था, ठीक है। पैट्रोनाइज तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत एंड तमिल स्कॉलर्स एंड पोएट्स। ही हैज़ 8 एमिनेंट स्कॉलर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इनके रॉयल कोर्ट्स में अष्टदिग्गज हुआ करते थे। ही बिल्ट अ न्यू सिटी कॉल्ड नागालपुरम इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन नगल देवी। नगल, इनकी जो क्वीन थी नगल देवी, उनके मेमोरी में ये एक क्या बनाए थे, ये एक शहर ही बना दिए थे, जिसका नाम ये क्या रखे थे, नगलपुरम। इन्हें और भी टाइटल मिला था, जैसे कि आंध्र भोजा, अभी जो हमने देख लिया, और आंध्र प्रितामा, ठीक है। तो कृष्णदेवराय इंपॉर्टेंट थे, क्यों इंपॉर्टेंट थे, क्या चीज़ें थी इनके बारे में, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं कृष्णदेवराय के जो कोर्ट में अष्टदिग्गज थे वो कौन कौन थे। तो ये अष्टदिग्गज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अष्टदिग्गज 8 स्कॉलर्स, तो कृष्णदेवराय के कोर्ट में 8 स्कॉलर्स हुआ करते थे। अभी 8 का नाम देखते हैं, कौन कौन था। पहला अलासनी पेदना, ऑथर ऑफ मनुचरितम, अभी जिनके बारे में पीछे हमने डिस्कस किया। इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन अष्टदिग्गज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्हीं को माना जाता था। तो यूपीएससी ऐसा भी पूछ सकता ना कि ऑथर ऑफ मनुचरितम कौन था, अलासनी पेदना, जो कि कृष्णदेवराय के कोर्ट में जो अष्टदिग्गज थे उनमें से एक थे। इन्हें और क्या कहा जाता था, आंध्र कवि पितामह, ठीक है। अलासनी पेदना और किस नाम से जाने जाते थे, आंध्र कवि पितामह के नाम से। सेकंड कौन थे, नंदी थिमन्ना, ऑथर ऑफ परिजात पहर्णम, सेकंड। थर्ड कौन था, मदेगर मल्लना। फोर्थ दुर्जाति। फिफ्थ अयल राजू राम भद्रुदु, ठीक है। पिंगली सुराना, रामजा भूषाना, तेनाली राम कृष्णा। तो ये साउथ के लोग हैं इसलिए इनका नाम ऐसे है। तो कृष्णदेवराय के टाइम पे जो अष्टदिग्गज थे कौन कौन थे यहाँ पे मेंशन्ड है, ये हमने डिस्कस कर लिया। इनका नाम पूरा रटना नहीं है, बट हाँ कोशिश करिएगा कि आप बार बार पढ़ेंगे तो एक बार याद हो जाएगा। अगर इसमें से किसी कोई नाम आ जाता है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं नेक्स्ट, विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। विजयनगर एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किंग एब्सोल्यूट पावर था, किसमें, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, मतलब कोई भी मैटर हो, एग्जीक्यूटिव मैटर हो, जुडिशियल मैटर हो, लेजिस्लेटिव मैटर हो, कोई भी मैटर हो, किंग के पास उसको लेकर के एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी। सक्सेशन थ्रू थ्रोन वॉज हेरिडिटरी, मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उनका बेटा राजा बनेगा, मतलब सक्सेशन जो था वो हेरिडिटरी था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जैसे मंडलम, नाडूज, सथलास, और फाइनली सबसे छोटा यूनिट क्या था, ग्रामास, ठीक है। मंडलेश्वर और न्यायका वॉज द गवर्नर ऑफ मंडलम, मंडलम को कौन गवर्न करता था, मंडलेश्वर, या फिर उन्हें नायका नाम से भी जाना जाता था। ही हैड कंसिडरेबल ऑटोनॉमी, हैड द राइट टू इशू कॉइन ऑफ ए स्मॉल डिनोमिनेशन, ये जो नायका होते थे इनके पास कुछ राइट्स भी हुआ करते थे, ठीक है। इनका मतलब इनके पास पर्सनली कुछ राइट भी हुआ करते थे, जैसे कि राइट टू इशू कॉइन, कुछ स्मॉल डिनोमिनेशंस में कुछ कॉइन्स वगैरह को भी ये इशू कर सकते थे, नए टैक्सेस वगैरह इम्पोज कर सकते थे, ठीक। अच्छा अब हम देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर में सोर्स ऑफ इनकम क्या था। ऑब्वियस बात है लैंड रेवेन्यू तो रहेगा ही रहेगा। एंशिएंट और मेडुअल टाइम में लैंड रेवेन्यू ही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था, ठीक है। ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स फ्रॉम वसेल्स, फ्यूडल चीफ्स, कस्टम एट पोर्ट्स, टैक्सेस ऑन वेरियस प्रोफेशन, मतलब कि अलग अलग प्रोफेशंस वगैरह पे जो टैक्सेस लगते थे, लैंड रेवेन्यू लगता था, लैंड रेवेन्यू जो होता था, ट्रिब्यूट्स या गिफ्ट जो दिए जाते थे, ये सारा सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था विजयनगर एम्पायर में, ठीक है। आर्मी में क्या क्या था, कैवलरी भी था, इन्फेंट्री, आर्टिलरी एंड एलिफेंट्स, मतलब कि इनकी आर्मी अच्छी खासी थी, इनमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी, जैसे कि कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एलिफेंट, सब कुछ, ठीक है। नयनकर सिस्टम क्या था ये देखते हैं।
टॉप ग्रेडेड ऑफिसर ऑफ आर्मी। आर्मी के जो टॉप ग्रेड के ऑफिसर्स होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? नायक्स या फिर पॉलीगर्स कहा जाता था। इन्हें क्या होता था, ये जो सर्विस प्रोवाइड करते थे उसके कंपेयर में इन्हें लैंड दिया जाता था, मतलब कि पैसे नहीं दिए जाते थे। आर्मी के जो टॉप ग्रेड ऑफिसर्स होते थे वो जो सर्विस प्रोवाइड करते थे स्टेट को, विजयनगर एम्पायर को, उसके बिहाफ पे उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, उन्हें लैंड्स दिया जाता था। ठीक है, तो यही क्या कहलाता था? नयनकर सिस्टम। जो लैंड उन्हें ग्रांट होता था उसको क्या कहते थे? अमरम। ठीक है, मन्यम्स वर द टैक्स फ्री लैंड। तो अमरम क्या हो गया? वो लैंड जो कि सर्विस के रेस्पेक्ट में दिया जाता था, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे उनके रेस्पेक्ट में जो लैंड उन्हें दिया जाता था उसको क्या कहते थे? अमरम। और मनियम का मतलब जो टैक्स फ्री लैंड हुआ करते थे। ठीक है, बॉडी ऑफ 12 फंक्शनरीज नोन एज अयनगर्स कंडक्टेड विलेज अफेयर। विलेज अफेयर्स को कौन देखता था? अयनगर्स। अयनगर्स में कौन थे? 12 पर्सन्स फंक्शन करते थे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन आई होप आप लोग को समझ में आएगा। किंग के पास सारी पावर्स हुआ करती थी। किंग का जो पोजीशन था वो हेरिडेटरी था। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पार्ट्स में डिवाइडेड थे, जैसे कि मंडलम, नाडूज, सथल्स, और सबसे छोटा क्या था? ग्राम। मंडलेश्वर या न्यायिका ये क्या कवर करते थे? मंडलम को गवर्न करते थे। ठीक है, इनके पास कुछ अपनी पावर्स थी, जैसे कि ये जो स्मॉल कॉइन्स होते हैं उसको इशू कर सकते थे, कुछ टैक्स, नए टैक्सेस वगैरह इम्पोज कर सकते थे। सोर्स ऑफ इनकम उस टाइम का क्या था? लैंड रेवेन्यू था, या जो भी अलग अलग प्रोफेशंस थे उन पे जो टैक्सेस लगते थे, पोर्ट्स पे जो कस्टम लगता था, गिफ्ट्स वगैरह जो था, ट्रिब्यूट्स जो लोगों द्वारा दिया जाता था, ये सब सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था। आर्मी उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, विजयनगर एम्पायर की आर्मी बहुत अच्छी थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी आर्मी में कैवलरी भी थे, इन्फेंट्री भी थी, आर्टिलरी भी था, और एलिफेंट्स भी थे। अब नयनकर सिस्टम क्या होता है? देखो, आर्मी के जो टॉप ग्रेड के ऑफिसर्स होते थे उन्हें नायकास कहा जाता था या फिर पॉलीगर्स कहा जाता था। वो जो सर्विस प्रोवाइड करते थे उसके रेस्पेक्ट में, मतलब कि उसके रिटर्न में उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे, उन्हें लैंड दिया जाता था। ठीक है, वही होता था नयनकर सिस्टम। और उस लैंड को क्या कहा जाता था जो उनके सर्विस प्रोवाइड करने पर दिया जाता था? आमरम कहा जाता था। और मन्यम का मतलब टैक्स फ्री लैंड, जिस लैंड पे टैक्स नहीं लगता था उन्हें क्या कहते थे? मन्यम कहते थे। ठीक है, विलेज को मतलब विलेज का फंक्शन जो भी था वो कौन देखता था? अयनगर्स। अयनगर्स 12 मेंबर्स की एक बॉडी हुआ करती थी जो कि विलेज अफेयर्स को देखती थी। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन था विजयनगर एम्पायर का। अब हम सोशल लाइफ देख लेते हैं विजयनगर एम्पायर का कैसा था। देखो, स्टार्टिंग किससे हुआ था? संगमा रूलर से। और हमें पता है स्टार्टिंग में विजयनगर एम्पायर में शैविज्म को फॉलो किया जाता था, तो इसका मतलब कि जो संगमा रूलर थे वो शैवाइट्स को फॉलो करते थे, और उनके फैमिली डिटी कौन हुआ करते थे? विरूपाक्षा। ठीक है, चीफ गोल्ड क्वाइन वारा पगोडाज हुआ करता था। तो पूछ सकते हैं ना, वारा और पगोडाज क्या था? विजयनगर एम्पायर के टाइम का गोल्ड क्वाइन हुआ करता था। पेरता वॉज हाफ ऑफ वारा, तो पेरता भी क्वाइन है। अब क्या है, कैसे है, क्या उसका वैल्यू है, ये नहीं। फनम वॉज एट 1/10 ऑफ पेरथा। तो ये चारों चीज़ कौन कौन सा? वारा, पगोड़ा, पेरता और फनम, ये चारों क्या है? विजयनगर एम्पायर के टाइम का चीफ गोल्ड क्वाइन हुआ करता था। तार सिल्वर क्वाइन और जितल कॉपर क्वाइन। ठीक है, इतने सारे क्वाइंस हुआ करते थे विजयनगर एम्पायर में। तो क्या क्या है, जैसे डायरेक्टली पूछेगा तार क्या है, तो विजयनगर एम्पायर के टाइम का ये क्वाइन हुआ करता था सिल्वर क्वाइन। ठीक, उस टाइम पे मेनली क्या एक्सपोर्ट होता था? कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस। एक्सपोर्ट किस चीज़ का होगा? जो हमारे यहाँ अधिक होगा वही तो एक्सपोर्ट होगा। तो क्या होता था? कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, राइस, सॉल्ट, पीटर एंड शुगर का एक्सपोर्ट होता था। और इम्पोर्ट मतलब कि जिस चीज़ की हमारे यहाँ कमी है वो चीज़ें इम्पोर्ट्स हुआ करती थी, जैसे हॉर्सेस, पर्ल्स, कॉपर, कोरल्स एक्सेट्रा। आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग हैड डेवलप्ड। इस टाइम पे क्या हुआ? शिप बिल्डिंग का आर्ट भी डेवलप हुआ। रीज़न क्योंकि धीरे धीरे करके यूरोपियंस मतलब कि पोर्तुगीज़ आए। तो पोर्तुगीज़ आए कैसे थे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आए थे। ठीक है, तो इसीलिए शिप बिल्डिंग का भी धीरे धीरे करके इस टाइम पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विमेंस की पोजीशन। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट है। मेडुअल टाइम में विजयनगर एम्पायर ही एक ऐसा एम्पायर था जिसमें विमेंस की पोजीशन बहुत अच्छी थी, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है विजयनगर एम्पायर का। Women occupied a high position and took an active part in the political, social, literary life of empire। मतलब कि जो विजयनगर एम्पायर था उसमें विमेंस पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व हुआ करती थी, सोशली, लिटरेरी, मतलब हर तरह से हर चीज़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन विमेंस का था। ठीक है, विमेंस इवन वेंट टू बैटल्स, इवन लड़ाई वगैरह जो होती थी उसमें भी विमेंस जाया करती थी। इट वॉज द ओनली एम्पायर इन मेडिवल इंडिया विच एम्प्लॉयड विमेन इन स्टेट सर्विसेज। देखो, अभी जैसा पीछे हमने डिस्कस किया, अभी जैसा पहले हमने डिस्कस किया कि मेडुअल इंडिया का जो विजयनगर एम्पायर है एकमात्र ऐसा एम्पायर है जिसमें विमेंस की पोजीशन इतनी अच्छी है, जिसमें विमेंस स्टेट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हैं। यहाँ पे विडो रिमैरिज को भी प्रमोट किया गया था। ठीक,
समझ में आया? चलिए अब विजयनगर एम्पायर के आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड ऑफ टाल रामा गोपुरम और गेटवे एंड कल्याण मंडपम विथ कार्व्ड पिलर इन टेम्पल प्रीमाइसेस। तो इस टाइम का सबसे मेन जो कंस्ट्रक्शन है आर्किटेक्चर है वो क्या है? टाल रामा गोपुरम या गेटवे और दूसरा कल्याण मंडपम। स्कल्पचर्स ऑन द पिलर्स वर कार्व्ड विद द डिस्टिंक्टिव फीचर। पिलर्स पे जो स्कल्पचर्स थे उनकी जो कार्विंग होती थी वो बहुत अलग अलग तरह से होती थी, ठीक है। हॉर्सेस वर द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज पिलर्स। तो पिलर्स पे ऐसे पिलर्स था, इसमें कार्विंग होती थी। तो हॉर्स जो थे वो मोस्ट कॉमन एनिमल्स पाए जाते थे इन पिलर्स पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल बिल्ट, इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल कौन सा बना था? विट्ठल स्वामी एंड हजारा रामास्वामी टेम्पल, द स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी, ठीक है। तो क्या था? विट्ठल स्वामी और हजारा रामास्वामी टेम्पल जो था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेम्पल बिल्ड था विजयनगर एम्पायर टाइम का, ठीक है। और भी टेम्पल्स थे जैसे कि वर्धराजा एंड इकाम वर्णथा टेम्पल एट कांचीपुरम। लैंग्वेज कौन सा यूज होता था? संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल लैंग्वेज उस टाइम पे फ्लॉरिश था, ठीक है। तो आई होप जो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे विजयनगर एम्पायर के बारे में वो आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे ट्रेवलर्स आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है कौन से ट्रेवलर्स कहाँ से आए थे और किस रूलर के टाइम पे आए थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे हरिहर फर्स्ट के टाइम पे, ठीक है। निकोलो डी कॉन्टी इटली से आए थे देवराया सेकंड के टाइम पे। अब्दुल रजाक पर्शिया से आए थे देवराया सेकंड के ही टाइम पे। नेक्स्ट अथनासियुस निक्टिन रशिया से आए थे वीरूपक्षराया सेकंड के टाइम पे, ठीक है। लुडिविको डी वॉर्थेमा ये ये कहाँ से आए थे? इटली से कृष्णदेवराया के टाइम पे। और बोर्बोसो पुर्तगाल से आए थे कृष्णदेवराया के टाइम। कृष्णदेवराया के टाइम पे ज़्यादा लोग आए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि डोमिनिगो पेज, फर्नियो न्यूनेज, ये लोग पुर्तगाल से आए भी थे, ठीक है। ये अक्षत देवराया के टाइम पे आए थे। मार्को पोलो विनाइस ये किसके टाइम पे आए थे? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। ऐसा कहीं हमें फैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलर्स विजयनगर एम्पायर में बहुत ज़्यादा आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विजयनगर एम्पायर भी हमने कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्या कवर करेंगे? बहमानी किंगडम। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? बहमानी किंगडम। विजयनगर एम्पायर, ये देखो यहाँ पे था विजयनगर एम्पायर और यहाँ पे क्या था? बहमानी किंगडम। इसीलिए तो आए दिन इन लोगों में स्पेशली रायचूर द्वाब के लिए लड़ाई हुआ करती थी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? बहमानी किंगडम। चलिए शुरू करते हैं तब। देखो, बहमानी किंगडम डेक्कन का एक मुस्लिम स्टेट था, ठीक है। बहमानी किंगडम डेक्कन का मुस्लिम स्टेट था, ठीक। नॉवेल ऑफ बहमानी वर कैरेक्टराइज्ड इनटू टू कैटेगराइज्ड। जो बहमानी किंगडम में नॉवेल्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक तो अफकीज और दूसरा डेक्कनीज। ये जो डेक्कनीज थे ये नेटिव ओरिजिन से थे, मतलब कि इनकी ओरिजिन वहीं इंडिया की ही है, आसपास की ही। और ये जो अफकीज हुआ करते थे इनकी ओरिजिन फॉरेन थी। यहाँ पे मेंशन है डेकनीज कौन थे? नोबल्स ऑफ नेटिव ओरिजिन, वाइल अफकीज वर फॉरेन ओरिजिन, ठीक। बहमानी किंगडम किसके द्वारा फाउंड किया गया? अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, तो ये याद रखिएगा फाउंडर। बहमानी किंगडम किसके द्वारा फाउंड किया गया? अलाउद्दीन हसन बहमान शाह। कब फाउंड किया गया था? 1347 में, ठीक है। जिसको और किस नाम से जानते हैं? हसन गंगू। अलाउद्दीन हसन बहमान शाह को और किस नाम से जाना जाता था? हसन गंगू नाम से, ठीक। देखो, बहमानी किंगडम का पहले कैपिटल कहाँ था? गुलबर्ग था, और बाद में इसको शिफ्ट करके बीदर बना दिया गया था, ठीक है। ऐसा कहा जा सकता है कि बहमानी किंगडम कल्चरल लिंक, नॉर्थ और साउथ के बीच का कल्चरल लिंक था, मतलब कि एक लिंकिंग प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं। ये नॉर्थ साइड, ये साउथ साइड, बीच में कौन था? बहमानी किंगडम। तो ये कहा जाता था कि बहमानी किंगडम क्या है? नॉर्थ और साउथ के बीच का कल्चरल लिंक, ठीक है। किंगडम कहाँ से कहाँ तक था? देखो, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम वैनगर रिवर टू कृष्णा। नॉर्थ में वेनगंगा रिवर टू कृष्णा, नॉर्थ में वेनगंगा रिवर, साउथ कृष्णा रिवर तक, ईस्ट में भुवनगिर, वहीं वेस्ट में दौलताबाद तक। मतलब कि ये अच्छा खासा एक पोर्शन था जहाँ पे बहमानी किंगडम रूल करते थे। टोटल 14 बहमान सुल्तान्स में डिवाइडेड था। जो बहमानी किंगडम था वो 14 बहमान सुल्तान्स में डिवाइडेड था। बहमानी एम्पायर वॉज ऑलवेज एट वॉर विथ विजयनगर एम्पायर, जैसा कि पीछे हमने डिस्कस कर लिया। रायचूर तो आपको लेकर के विजयनगर एम्पायर और बहमानी एम्पायर में आए दिन हमेशा लड़ाई हुआ करती थी, ठीक है। अब ये जो पहले कैपिटल था गुलबर्ग में, बाद में चल करके इसको बीदर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये कौन किया था? अहमद शाह वली ने किया था इसको। अहमद शाह वली जो कि बहमानी किंगडम के एक किंग थे, इन्होंने गुलबर्ग से मतलब बहमानी किंगडम का कैपिटल गुलबर्ग से बीदर शिफ्ट कर दिया, ठीक।
देखो, मोहम्मद शाह थर्ड बिकेम द सुल्तान एट द एज ऑफ 9 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर निज़ाम शाह। निज़ाम शाह के डेथ के बाद क्या हुआ, कोई सक्सेसर आगे बचा नहीं था। अब जब सक्सेसर आगे बचा नहीं है तो जो भी है उसी को थ्रोन पे रखना था। तो मोहम्मद शाह थर्ड उस टाइम पे 9 साल के थे, तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि लोग उन्हें सुल्तान बना दिए। अब 9 साल का बच्चा ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा, वो कुछ डील नहीं कर पाएगा। तो एक प्राइम मिनिस्टर बने कौन, महमूद गवान, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प किए। और महमूद गवान के टाइम पे ये जो बहमानी किंगडम था वो अपने पीक पे था। यहाँ पे है ना, बहमानी किंगडम रीच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महमूद गवान हु वाज द मिनिस्टर ऑफ द एम्पायर। ठीक, बहमानी डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था, कलीमुल्ला। तो बहमानी किंगडम का जो एक ओवरव्यू था वो हमने ले लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम महमूद गवान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कौन थे, ईरानियन बाई बर्थ थे और ये एक ट्रेडर थे। इन्हें एक टाइटल मिला था, कौन सा, मलिक उल तुज़र का, मलिक उल तुज़र चीफ ऑफ मर्चेंट। ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया था, हुमायूं शाह द्वारा। तो महमूद गवान को एक टाइटल मिला था मलिक उल तुज़र का, जो कि महमूद शाह द्वारा दिया गया था, ठीक है। फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ही डोमिनेटेड द स्टेट अफेयर ऑफ द बहमानी। अंडर हिज लीडरशिप बहमानी किंगडम सॉ रिसर्जेंस। क्या था, महमूद गवान के टाइम पे, मतलब कि उनके लीडरशिप के अंडर में जो बहमानी किंगडम था वो अपने पीक पे था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, किंगडम को 8 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। तो प्रोविंसेस को क्या कहा जाने लगा, तरफ, और तरफ के जो हेड थे उनको तरफदार। मतलब कि जो पूरा बहमानी किंगडम था उनको उसको 8 पार्ट में 8 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया और हर एक प्रोविंस के एक एक तरफदार थे। अब ये जो तरफदार थे इनको कैश में पेमेंट होता था, ठीक है। मतलब जागिर्स में भी या फिर कैश में, जिसमें भी ये कंफर्टेबल थे महमूद गवान उसमें पेमेंट करवा देते थे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। तो सैलरी कैश में भी जाती थी और जागिर्स में भी जाती थी, ठीक है। ट्रैक्ट ऑफ लैंड कॉल्ड खलीसा वॉज सेट अपार्ट फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ सुल्तान। सुल्तान के एक्सपेंसेस के लिए कौन सा लैंड रखा जाता था, खलीसा। मतलब कि खलीसा ये लैंड का एक पार्ट हुआ करता था जो किस लिए साइड में था, सुल्तान के एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। इन्होंने गन पाउडर का इंट्रोडक्शन किया, विजयनगर किंग से लड़ाई करने के लिए गन पाउडर का इंट्रोडक्शन किया। तो ऐसा पूछ सकते हैं ना कि गन पाउडर का इंट्रोडक्शन किसके द्वारा हुआ था, बहमानी किंगडम में हुआ था, महमूद गवान द्वारा। क्यों किया था, विजयनगर एम्पायर से लड़ाई करने के लिए, ठीक है। इन्होंने बीदर में एक कॉलेज भी बनाया था पर्शियन स्टाइल में, ठीक। 1481 में 1481 में क्या हुआ, मोहम्मद शाह द्वारा इन्हें एग्जीक्यूट कर लिया गया, ठीक है। मोहम्मद शाह द्वारा महमूद गवान को 1481 में एग्जीक्यूट कर लिया। अब देखो इनके एग्जीक्यूशन के बाद जो बहमानी किंगडम थी वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ऐसे करके 1 2 3 4 और ये बीच वाला एक पार्ट हो गया 5। कौन कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरर और बीदर। अब कोई ऐसा नहीं रह गया कि पूरे बहमानी किंगडम को एक अंडर में, मतलब कि सेंट्रल पावर के अंडर में रख सके। तो इसीलिए बहमानी किंगडम 5 पार्ट्स में टूट गया, ऐसे, ठीक है। कौन कौन सा यहाँ पे है अब देख लेते हैं। अहमदनगर, निज़ाम शाहीज ऑफ अहमदनगर, फाउंडर कौन थे, अहमद निज़ाम शाह। फिर ये कब से कब तक था इसका रूल, 1490 से 1633। मतलब कि अहमदनगर जो था अलग हुआ था, वो कब तक अलग रह गया, 1490 से 1633 तक। फिर 1633 में क्या हुआ, शाहजहां ने इसे कॉन्क्वर्ड और एनेक्स कर लिया, ठीक है। बीजापुर के फाउंडर यूसुफ आदिल शाह। गोल गुम्बज वॉज बिल्ड बाई मोहम्मद आदिल शाह। तो पूछ सकते ना कि गोल गुम्बज किसके द्वारा बनाया गया था, मोहम्मद आदिल शाह। कहाँ पे, बीजापुर में, ठीक है। फिर 1687 में औरंगजेब ने बीजापुर को कॉन्क्वर्ड और एनेक्स किया, ठीक है। थर्ड बीदर था, फाउंडर अली बरीद, किसके द्वारा एनेक्स किया गया था, बीजापुर रूलर द्वारा एनेक्स किया गया था, ठीक है। फोर्थ गोलकोंडा, फाउंडर कौन थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो गोलकोंडा के फाउंडर मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इन्होंने जो फेमस गोलकोंडा फोर्ट है उसे बनवाया था, याद रखिएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह फाउंडेड द सिटी हैदराबाद। हैदराबाद सिटी के फाउंडर भी ये रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है हैदराबाद सिटी के फाउंडर हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या बिल्ड किया था, चार मीनार। इन्होंने चार मीनार भी बिल्ड करवाया था। फाइनली 1687 में औरंगजेब ने इस पार्ट को एनेक्स कर लिया था। और लास्ट कौन सा है, बेरार, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, फतुल खान इमाद मुल्क, ठीक है। कैपिटल क्या था इसका, दौलताबाद। ये अहमदनगर के रूलर द्वारा एनेक्स कर लिया गया। तो महमूद गवान के एनेक्सेशन के बाद जो बहमानी किंगडम थी 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। कौन कौन से 5 पार्ट्स, ये हमने यहाँ देख लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, बहमानी किंगडम के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। आर्किटेक्चर जो था बहमानी किंगडम का, ये मोस्टली पर्शियन आर्किटेक्चर की तरह था, ठीक है। मतलब कि पर्शियन आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस था, ठीक। गुलबर्ग फोर्ट, जामा मस्जिद इन गुलबर्ग, बीदर फोर्ट,
मदरसा बाई महमूद गवान इन बीदर आर द मेजर आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीज़ें बहमानी किंगडम के टाइम पे बनी थी, ठीक है। गोल गुंबज किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद आदिल शाह, जिसको अभी पीछे हमने देख लिया। इट इज़ फेमस फॉर कॉल्ड विस्परिंग गैलरी। ये किस लिए फेमस है? गोल्ड गुंबज किस लिए फेमस है? विस्परिंग गैलरी। तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि विस्परिंग गैलरी, ऐसा पूछ सकता है विस्परिंग गैलरी किसका एक फेमस वो है? तो गोल गुंबज का। किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वारा, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह इंट्रोड्यूस दक्किनी इन प्लेस ऑफ पर्शियन एज अ कोर्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर इतना नहीं है, बट हाँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो हमने विजयनगर एम्पायर और बहमानी किंगडम को भी डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को चीज़ें सारी क्लियर होगी। अब हमारा सिर्फ 2 टॉपिक बचा हुआ है मेडवल इंडिया में, फिर हमारा मेडवल इंडिया का मैराथन सेशन कंप्लीट हुआ। कौन कौन सा? भक्ति मूवमेंट और मुगल। इसको हम वीडियो के 3rd पार्ट में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।